हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सेकंड यूनिट का जो थर्ड पार्ट रह रहा था वो कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ाया था और इसकी जो सेकंड वीडियो बनी थी उसमें मैंने मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में डिटेल से बताया था। एंड ये यूनिट सेकंड की लास्ट वीडियो है और इसमें हम ताम्रकाल और खाद्य उत्पादन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम यूनिट थर्ड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ताम्रकाल पढ़ेंगे और ताम्रकाल का जो टाइम पीरियड है वो 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। जो ताम्रकाल है वो नवपाषाण काल के बाद आया। ठीक है, नवपाषाण काल का टाइम पीरियड जो है वो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है और जो ताम्रकाल है वो नवपाषाण काल के बाद में आया। ठीक है, लगभग 1000 ईसा पूर्व बाद में जो है ताम्रकाल की खोज हुई। ताम्रकाल का क्या मतलब है? ताम्रकाल का मतलब है तांबा। ठीक है, धातुओं का काल। ठीक है, तो ये धातुओं की खोज हुई कब? नवपाषाण काल के बाद, इसलिए इसे ताम्रकाल कहा गया क्योंकि इस टाइम पे तांबे का यूज़ होता था। चलिए अपना जो है ये नोट जो हमने बनाया इसको क्लियर कर लेते हैं। नवपाषाण काल के बाद आने वाले काल को ताम्रकाल अथवा ताम्र पाषाण युग कहा जाता है। इस युग में लोगों ने ताम्र अर्थात तांबे का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तांबे के साथ साथ इस युग में पाषाण अर्थात पत्थरों के उपकरण का भी इस्तेमाल किए जाते थे। इसी कारण इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। इस युग में मनुष्य को धातु का ज्ञान प्राप्त हुआ और धातु की मदद से उपकरण का निर्माण करना शुरू कर दिया। तो जो ताम्रकाल है वो क्या कहा जाता है कि धातु का काल कहा जाता है। तो सबसे पहला जो धातु मिला था वो था तांबा। ठीक है, तो मनुष्य को जो है पहले जो पूरा पाषाण या मध्य पाषाण या नव पाषाण की बात करें तो पहले लोग जो है पत्थर का यूज़ करते थे, पत्थरों से जो है औजार बनाते थे। लेकिन जब ताम्रकाल आया, ठीक है, तांबे की खोज हुई तो लोगों ने क्या किया? तांबे का यूज़ करने लग गए क्योंकि तांबा जो है वो पत्थर से बेहतर होता था। तो लोगों ने क्या किया? पत्थर की जगह वो पत्थर का भी यूज़ करते थे लेकिन वो उसके साथ साथ तांबे का भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तांबे से जो है उन्होंने औजार बनाना शुरू कर दिया। तो जब ये तांबे का यूज़ बहुत अधिक मात्रा में होने लगा तो इस काल को क्या कहा गया? इस काल को ताम्रकाल कहा गया, यानी कि तांबे का काल। जैसे पाषाण काल को पत्थरों का काल कहते हैं ना, वैसे ही ताम्रकाल को तांबे यानी धातुओं का काल कहा जाता है। और सबसे पहला जो धातु मिला था वो था तांबा। ठीक है, तो यहाँ से मनुष्य को क्या हुआ कि धातुओं का जो है इन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने फिर काफ़ी सारे टूल्स बनाए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है ताम्र पाषाणीय ग्रामीण संस्कृतियाँ। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि जो उस टाइम की ताम्र पाषाण काल में जो ग्रामीण संस्कृतियाँ थी, ठीक है, कैसी संस्कृतियाँ थी, कैसे लोग थे, ठीक है, क्या करते थे, कैसे कार्य करते थे, इन सब के बारे में जानेंगे, उनकी संस्कृतियों के बारे में जानेंगे। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत के साथ ही मानव के जीवन में स्थायित्व आ गया था, यानी कि मानव का जीवन जो है रुक गया था, स्थायी हो गया था। यानी कि पहले अगर हम पाषाण काल की बात करें तो जो मनुष्य था वो इधर से उधर खाने की तलाश में भटकता था। जहाँ उसको शिकार मिलता था कुछ दिन वहाँ ठहरता था। जब वहाँ आसपास के जंगल खाली हो जाते थे तो वहाँ से वो नेक्स्ट जंगल की तरफ चला जाता था। ठीक है, फिर वहाँ करता था। तो उनका जो जीवन था वो हमेशा इधर उधर ही रहता था, कभी इधर जाते थे कभी उधर जाते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल था उसमें भी यही होता था। ठीक है, लेकिन जब नव पाषाण काल आया तो इसमें क्या हुआ कि लोगों के जीवन में एक स्थायित्व आ गया, यानी कि लोगों ने कृषि करना स्टार्ट कर दिया। कृषि के से क्या हुआ? फसल उगाने लगे। उसके अलावा वहाँ पे उन्हें रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे वो रहने लगे। जब फसल हो जाती थी फिर उसका यूज़ करते। तो इसी तरह जो है जो उस टाइम के जो मानव थे वो स्थायी हो गया, यानी कि उन्होंने एक परमानेंट निवास ढूंढ लिया। ठीक है, एक वजह मिल गई उन्हें एक जगह परमानेंट रहने के लिए, क्योंकि अब अगर उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है तो उनके पास अनाज होता है, वो उसका यूज़ करते हैं, उसको पकाते हैं, खाते हैं। और पहले के टाइम में क्या था कि उनको भोजन के लिए इधर उधर जाना पड़ता था। पहले वो शिकार करेंगे, इसके बाद ही वो भोजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी डिफरेंस जो है आया था नवपाषाण काल के जो स्टार्टिंग हुई थी उसमें। नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं।
इस काल का मानव अब खाद्य संग्रहकर्ता से खाद्य उत्पादन करता बन गया था। खाद्य संग्रहकर्ता यानी कि पहले क्या करता था कि वो जानवरों का शिकार करता था, ठीक है, और फिर जो है उसको खा लेता था, और जो बच जाता था उसको जो है नेक्स्ट दिन खा लिया, ठीक है, कुछ दिन के लिए वो रख लेता था, ठीक है, क्योंकि उनके पास जो है कोई सोर्स नहीं था खाने का, ठीक है, उनको शिकार करना है और खाना है, शिकार करना है, खाना है। लेकिन जब नवपाषाण काल आया उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कृषि करना स्टार्ट कर दी। इससे क्या हुआ, उनके पास अनाज जो है रहने लगा, भोजन जो है रहने लगा, ठीक है, वो भोजन खुद जो है बनाने लगे, ठीक है, खुद उसका उत्पादन करने लगे। इसलिए कहा जाता है कि जो खाद्य संग्रह था, यानी कि पहले वो शिकार करता था, ठीक है, यानी कि भोजन का कहीं से ढूंढ के इंतजाम करता था, लेकिन नवपाषाण काल आता है तो उन्होंने क्या किया, भोजन खुद वो उत्पादन करने लगे, ठीक है, भोजन को उन्होंने बनाने लग गए। ताम्रकाल में चाक पर निर्मित मृत भांडों की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अधिकतर टोकरी पर बने हाथ निर्मित और घुमावदार तरीके से बनाए जाते थे। यह कार्य इस काल के मानव ने अन्य कार्यों के साथ किए। यहाँ पे जो है दो तरह के जो है मृत भांड बनाए जाते थे। अगर दो तरह की प्रक्रिया से बनाए जाते थे। मृत भांड का क्या मतलब है? मृत भांड का मतलब है कि मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी से बने बर्तन होते हैं, ठीक है, उसको मृत भांड कहते हैं। और ये हमें कब मिलता है? ये नवपाषाण और ताम्रपाषाण काल में जो है हमें मिट्टी के मृत भांड देखने को मिलते हैं। और मध्यपाषाण काल में भी मिले हैं, जिसमें हाथों द्वारा जो है मृत भांड जो है बनाए जाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। और इसको दो तरीके से बनाया जाता था, एक तो हाथ से बनाया जाता था और दूसरा जो है चाक से बनाया जाता था, ठीक है। चाक पर जो है मिट्टी का वो रख के उसको कोई भी ऐसे घुमा घुमा के उसका जो पहिया होता था उसको घुमा कर के शेप दी जाती थी, जैसे आपके जो कुम्हार बर्तन बनाते हैं इस टाइप से, ठीक है। और ये जो कार्य है ये कब हुआ था? नवपाषाण काल और ताम्र काल में जो है ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस टाइम में जो है इस टाइप के बर्तन जो है इस तरीके से बनाए जाते थे। अगर हम बात करें पुनर्पाषाण काल की, तो वहाँ पर जो है हाथों से जो है बर्तन बनाए गए हैं। बर्तन पुनर्पाषाण काल में भी बनाए गए हैं, ठीक है, और मध्यपाषाण काल में भी बर्तन बने हैं, लेकिन ये जो बर्तन बने हैं ये मिट्टी के बने हैं। नवपाषाण काल में भी मिट्टी के बने हैं। जब तांबे की खोज हो गई तो तांबे के बर्तन भी हमें देखने को मिलता है, और काफ़ी सारे जो धातुओं की जैसे जैसे खोज होती गई तो वैसे वैसे जो बर्तन थे उसकी क्वालिटी जो है वो मटीरियल जो है वो चेंज होता गया। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें कि चाक निर्मित मृत भांड की, तो वो भी दो तरीके से बनाए जाते थे। एक बिना पॉलिश किए हुए, बिना पकाए हुए बनते थे, और दूसरा जो बनता था वो अभ्रक यानी एक टाइप का धातु होता था, ठीक है, और बालू, ठीक है, अभ्रक और बालू उनको जो है मिलाकर जो है मिट्टी के बर्तन जो है यानी मृत भांड जो है बनाए जाते थे। एंड अगर हम बात करें डोरी छाप मृत भांड की, तो ये जो है मध्यपाषाण काल में देखने को मिलता है। ये जो मृत भांड था ये जो है ये हाथ से निर्मित था, यानी हाथ से बनाए जाते थे, और इनको बनाने में पुआल एवं धान की भूसी का प्रयोग किया जाता था। जो उस टाइप के जो मध्यपाषाण काल में जो मृत भांड के साक्ष्य मिले हैं वो कैसे मिले हैं? वो पुआल और धान की भूसी से बनाए गए हैं। और जो ये मृत भांड है ये बेलन घाटी के लगभग जितने भी पुरा स्थल है, ठीक है, जहाँ से पुरानी वस्तुएं मिली है वहाँ से जो है ये मृत भांड हमें प्राप्त हुए हैं, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा मिस्र में फायूम तथा मेरीमदिन नामक स्थलों पर तरीके से कृषि करने के प्रमाण नवपाषाण काल में मिलने शुरू हुए थे। सिंचाई व्यवस्था की भी शुरुआत हो चुकी थी इस काल में। कालांतर में जब मानव स्थायी तौर पर बसने लगा तथा जनसंख्या की वृद्धि के कारण उनके भरण पोषण के लिए जब अतिरिक्त अन्न की आवश्यकता पड़ी, तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए नई तकनीकी के विकास पर जोर दिया गया। तकनीकी क्षेत्र में यह परिवर्तन लाने में धातु का आविष्कार का बड़ा योगदान है, जिसके कारण इस समय के समाज में अमूल्य परिवर्तन आए। तो यहाँ क्या हुआ था, जब मानव जो है वो एक जगह रहने लग गए थे, स्थायी हो गए थे, इससे क्या हुआ था कि जनसंख्या वृद्धि होने लगी थी, ठीक है। अब वो कृषि कर रहे थे, ठीक है, अब ये तो था नहीं कि वो सिर्फ शिकार पे ही थे, उन्हें कृषि करना स्टार्ट कर दिया था, तो उनको जो है अधिक अन्न की आवश्यकता होती थी, क्योंकि जनसंख्या जो है वो अधिक हो गई थी, ठीक है, और जितने पुरुष हैं,
ठीक है। पुरुष के अलावा बच्चे इनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है तो इनको अन्न की आवश्यकता पड़ती है। तो इसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या किया गया, नई नई तकनीकी विकास पे जोर दे। किसमें, जैसे औजार में नए नए जो है विकास किए गए, औजार में नए नए औजार निकाले गए, ठीक है। इस काल में जो है बैलों का यूज़ किया गया खेतों को जोतने के लिए, ठीक है। हल का जो है यूज़ भी इस काल में दिखता है। तो ऐसे काफ़ी सारे आविष्कार जो है वो हुए जब मानव को आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने जो है ऐसे ऐसे विकास, जिससे जब धातु की खोज हो गई तो इस टाइम पे क्या हुआ कि धातु का जो है यूज़ बहुत तीव्र गति से होने लगा। काफ़ी भिन्न भिन्न प्रकार की जो है धातु से चीज़ें बनाई जाने लगी। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का प्रयोग करना सीखा वह तांबा था, ठीक है। सबसे पहला जो धातु जो है खोजा गया वो तांबा था, ठीक है। इसके बाद कांस्य आया, इसके बाद लोहा आया, ठीक है। तो इन सब का यूज़ इसके बाद हुआ है, यानी सबसे पहला जो है वो तांबा हुआ। और तांबे से पहले किसका यूज़ होता था, पत्थर का, ठीक है, जो मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल में दिखता है, ठीक है। तांबे की खोज लगभग नव पाषाण काल में ही हुई है, ठीक है। और इसके पीछे का कारण क्या था, क्योंकि तांबे को क्यों यूज़ किया जाता था, क्योंकि जो तांबा था वो उसको गलाकर किसी भी शेप में डाला जा सकता था, ठीक है। और तांबे या अन्य अलोय धातुओं को निकालना आसान था, क्योंकि उसको गला करके किसी भी शेप में जो है डाला जा सकता था, ठीक है। और इसको जो गलाने की मात्रा है वो भी कम थी। तांबे को प्रयोग में लाने के लिए धातु ज्ञान का होना आवश्यक था, ठीक है। अगर तांबे का यूज़ तभी कर सकते हो जब आपको तांबे का प्रयोग पता हो कि इसको प्रयोग कैसे करना है, ठीक है। इसके लिए जो है उस तांबे का ज्ञान होना आवश्यक था, ठीक है। तो जैसे जैसे मानव ने खोज करी वैसे वैसे उन्होंने जो है तांबे पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, और उससे जो है तांबे को उन्होंने गला के औजार बनाना सीखा, ठीक है। और जो औजार बनाने की प्रक्रिया है इसमें क्या होता है कि पहले उसे अलग करते हैं, ठीक है। तांबे को जो है अलग करते हैं, ठीक है। और इसको जो है पीट कर इसके द्वारा औजार बनाया जाता है, ठीक है। तांबे को क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं गर्म करके, और फिर से पीट कर एक औजार का शेप देते हैं, ठीक है। तांबे को गलाकर पीट कर, या फिर तांबा जो है उसको गलाकर धातु को अलग करने, इसे तरीका कहते हैं, ठीक है। तो तांबे का यूज़ कैसे हुआ, उन्होंने तांबे को गलाया और फिर से पीट कर अपने जिस शेप में उन्हें औजार चाहिए होता था उस शेप में जो है वो टूल्स बनाते थे, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक पर्याप्त तापमान का होना आवश्यक है, ठीक है। तो इतना जो है उसका तापमान, टेम्परेचर होना चाहिए, इतना हीट होना चाहिए तांबे का कि उसको गला कर किसी भी शेप में किया जा सकता। तो उस समय तो आग ही था, ठीक है। तो आग को जला करके उस पर जो तांबे को पिघलाते थे, फिर उसको शेप दी जाती थी। तो इस तरीके से तांबे का जो है वो औजार बनाया जाता था उस टाइम पे। इस प्रकार इस काल में जब पाषाण के औजारों के साथ साथ तांबे का औजार का भी प्रयोग किया जाने लगे तो ये पाषाण कहलाया। तो इस टाइम पे क्या हुआ था कि पत्थरों के साथ साथ तांबे का यूज़ भी होने लग गया था। तो तांबे का यूज़ काफ़ी अधिक मात्रा में, काफ़ी तीव्र गति से होने लग गया था, इसलिए ये ताम्र पाषाण काल कहलाया। तांबे से निर्मित औजार पत्थरों के औजार से ज़्यादा प्रभावशाली थे, क्योंकि ये उनकी अपेक्षा तीखे थे और इन्हें किसी भी आकार में आसानी से डाला जा सकता था। और दूसरा, तांबे से औजार का निर्माण करना भी आसान था, क्योंकि इसे पिघलाना आसान था और बाद में इसे कोई भी आकार देना आसान था, ठीक है। तो तांबा जो है किस लिए यूज़ किया गया, क्योंकि ये काफ़ी ईजी होता था इससे औजार बनाना, ठीक है। इसे आसानी से पिघला करके इसे किसी भी शेप में, किसी भी आकार में से डाला जा सकता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सामाजिक जीवन देख लेते हैं। उस टाइम के जो मानव थे, ठीक है, उनका समाज में जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, ठीक है, कैसे वो समाज में रह रहे थे। यद्यपि इस काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, ठीक है, ज़्यादातर लोग कृषि पर ध्यान देते थे, लेकिन इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के शिल्प उद्योग भी अस्तित्व में आए, जैसे धातु विशेषज्ञ, कुम्हार, कारीगर, ठीक है, ये देखने को मिलते हैं और नवपाषाण काल में। और इस प्रकार वर्ग की कार्य निपुणता इस काल में देखने को मिलती है। समाज के विभिन्न वर्ग एक दूसरे पे आश्रित थे, यानी कि डिपेंड थे। यहाँ पे प्रजासत्तात्मक समाज देखने को मिलता है। अगर बात करें पूरा पाषाण काल की या मध्य पाषाण काल की, तो वहाँ पे मध्य सत्तात्मक जो है समाज देखने को मिलता है। और इस काल में कुम्हार तथा अन्य शिल्पियों के प्रशिक्षण कार्य में शिक्षा
पुत्र को दी जाती थी, तथा लोगों के स्थानांतरण के भी प्रमाण मिलते हैं। लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है अपना स्थान बदलते रहते थे। ठीक है, ये लोग प्राय व्यापार विनिमय द्वारा ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे और इनका जो मुख्य व्यवसाय था उस टाइम पर वो कृषि था। ठीक है, सो ये आपको क्लियर हो गया कि ये जो उनका सामाजिक जीवन था कैसा था। अभी वो कृषि पे ज़्यादा डिपेंड थे, ठीक है, कृषि ज़्यादा करते थे। और यहाँ पे कुम्हार यानी जो बर्तन बनाते हैं वो देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, नवपाषाण काल में, ताम्र काल में। ठीक है, यहाँ पे कुम्हार जो है देखने को मिलते हैं। कारीगर जो है यहाँ पे अलग अलग में बांटे गए थे। जो कुम्हार होते उनको अलग क्षेत्र में बांटा गया, अलग वर्ग में बांटा गया। जो कारीगर थे उन्हें अलग वर्ग में बांटा गया। और जो नॉर्मल शिकार करते हैं, ठीक है, और हाथ से जो बर्तन बनाते हैं वो एक अलग वर्ग थे। तो यहाँ पे जो वर्ग है, वर्ग का भी बंटवारा हो गया था। ठीक है, और ये जो वर्ग थे ये एक दूसरे पर ही आश्रित थे। और यहाँ पे जो मुख्य व्यवसाय है मैंने आपको बता दें कृषि है, क्योंकि कृषि पर ही ज़्यादा डिपेंड हो गए थे। क्योंकि पहले वह शिकार करते थे, लेकिन उन्होंने अपना दूसरा रास्ता जो है निकाल लिया था कृषि का। और यहाँ पे कृषि में भी उन्होंने काफ़ी अधिक जो है यहाँ पे विकास किया उन्होंने, और टूल्स में भी काफ़ी अधिक विकास किया। बात करें बर्तन में, तो बर्तन में भी काफ़ी क्वालिटी जो है यहाँ पे बर्तन की देखने की मिलती है। जब तांबे का जो है यूज़ होने लगा तो तांबे के बर्तन भी जो यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एंड अगर अब बात करें इस काल में घर निर्माण कैसे होता था, कैसे घर बने होते थे, तो इस काल में लोग मुख्यतः स्थायी रूप से कच्ची ईंटों या सूर्य की रोशनी में सुखाई ईंटों से घर बनाते थे। ठीक है, तो कच्ची ईंटों से बनते थे, या जो ईंटें कच्ची ईंटें होती थी उसको सूर्य की जो रोशनी होती है उसमें सुखाया जाता था। और जब वो सूख जाते थे तो उससे जो है वो घर बनाया जाता था। ठीक है, लोग उन घरों में रहते थे जो खंडर के ऊपर बसाए जाते थे। तो वो खंडरों के ऊपर इसलिए बसाते थे ताकि कोई भी जंगली जानवर जो है वो आक्रमण ना कर पाए। ठीक है, इसलिए वो अपने ऊंची ऊंची जगह पर अपने घर को बसाते थे। यहाँ पर घर खांचे की तली सूर्य की धूप में पकी ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, तो जो पकी ईंटें होती थी सूर्य की धूप से, उनसे घर बनाए जाते थे। ऊंचे ऊंचे स्थानों पर, ऊंचे जो खंडर होते ना उस पर जो है घर बनाए जाते थे। परंतु कुछ स्थानों पर जैसे राजस्थान के क्षेत्र में कुछ घरों में पत्थरों की दीवार के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो ऐसा वहाँ पे प्रमाण मिला है कि पत्थर के दीवार बनाए गए हैं। ठीक है, ईंट क्या है, ईंट एक अलग चीज़ हो गई और पत्थर जो है वो एक अलग चीज़ हो गया। ठीक है, तो पत्थर की दीवार भी देखने को मिले हैं। और इसके विपरीत दक्कन क्षेत्र में घरों के प्रमाण जमीन के नीचे मिलते हैं, कि जो घर बनाए गए हैं वो जमीन के अंदर बनाए गए हैं। ठीक है, वो कुछ घर कहाँ है, खंडरों के ऊपर बनाए गए हैं। ठीक है, ईंटों के द्वारा, कुछ पत्थरों से बनाए गए हैं, और कुछ घर जो है वो ज़मीन के नीचे गड्ढा करके खोद के इस टाइप से जो है बनाए गए हैं। और उनके कमरे, जो ज़मीन के नीचे घर बनाए जाते थे, उनके कमरे छोटे होते थे। और ये लोग चूने से निर्मित फर्श तथा दीवारों पर जो है प्लास्टर करते थे। ठीक है, तो ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जहाँ पे चूने का यूज़ हुआ है और चूने से जो है फर्श जो है वो निर्मित की गई, और दीवारों पर जो है चूने से प्लास्टर यानी कि सफ़ेदी की गई। नेक्स्ट देखते हैं। इन गांवों में चूल्हा सहित बड़ी बड़ी कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों के मकान भी मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मकान की बात करें तो यहाँ पे गोलाकार मकान भी मिले हैं, आयताकार भी मिले हैं, और कच्ची मिट्टी के जो है मकान यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, और चूल्हे भी मिले हैं इस टाइम पीरियड में। ठीक है, ताम्रकाल में, नवपाषाण काल में क्या है, ये दोनों लगभग आसपास के ही काल है। अगर बात करें नवपाषाण काल की तो वो 4000 से जो है उसकी स्टार्टिंग मानी जाती है, 4000 से और 2500 ईसा पूर्व मानी जाती है। और हम अगर बात करें ताम्रकाल की तो वो 3000 से लगभग 2000 ईसा पूर्व जो है मानी जाती है। इसके बाद धीरे धीरे जो है तांबे का पतन हो गया। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद कांच आ गया, लोहा आ गया, तो लोग जो है उसकी तरफ जाने लगे। यहाँ पर एक ऐसा घर भी मिला है जहाँ पर कमरे आयताकार और एक कमरा वर्गाकार है। यहाँ पर अन्य संग्रह व्यवस्था भी देखने को मिलती है।
तो यहाँ पर जो मकान मिले हैं वो गोलाकार शेप में मिले हैं, ठीक है, और कुछ वर्गाकार शेप में मिले हैं, कुछ आयताकार मिले हैं, कुछ खंडरों के ऊपर बनाए गए हैं, तो कुछ ज़मीन के नीचे बनाए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे चूने का भी यूज़ होता था। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्न यानी अनाज जो है उसको रखने के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। मृदभांड जो बड़े बड़े जो है मृदभांड बनाए गए हैं इन अन्न को रखने के लिए, जिसको अन्नागार बोलते हैं, ठीक है, ये सब बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात कर लेते हैं औजार की, क्योंकि तांबे की यहाँ पे खोज हो चुकी थी, तो तांबे का जो है यहाँ पे तीव्र गति से औजार जो है के रूप में इस्तेमाल होने लगा, औजार बनाए जाने लगे। इस समय में जो सबसे अधिक एवं महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है वह है इस काल के औजारों में आया परिवर्तन, क्योंकि इस काल में तांबे को विभिन्न आकृतियों में ढालकर या उसे पीटकर अधिक प्रभावशाली तथा मजबूत औजार बनाए जाते थे। इस काल में तांबे से तथा हड्डियों से बनाए गए औजार के प्रमाण भी मिलते हैं। तांबे के औजार में मुख्यतः चाकू तथा छुरी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर मछली पकड़ने का काट, बर्छी, तलवार जो कि तेज धार वाले तांबे से बनाए गए औजार थे। इस प्रकार सभी स्थलों से प्राप्त औजारों में अधिकतर तांबे के औजार मिलते हैं। तो तांबे से जो है काफ़ी तरह के औजार बनाने लगे थे। काफ़ी जो है तीखे पैने धार वाले जो है यहाँ पे औजार देखने को मिलते हैं इस काल में। और तांबे के अलावा हड्डियों से भी जो है यहाँ पे औजार बनाए जाते थे, कि ऐसे प्रमाण मिले हैं कि तांबे के साथ जो है हड्डी का भी यूज़ होता था, ठीक है। और अगर तांबे की बात करें तो उसमें जो है मुख्यतः चाकू, छुरी जैसे शेप वाली जो चीज़ें पैनी होती थी वो जो है बनाई जाती थी। और मछली पकड़ने के लिए कांटा, तलवार, ये सब चीज़ें जो है तांबे से बनाए जाते थे। अगर बात करें इस काल में कला की, तो इस काल के मृदभांडों में विशेष रूप से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सभी स्थलों पर तेज गति से घूमने वाले चाक पर बनाई गई मृदभांड के प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ पे जो मृदभांड बनाए गए, मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन जो बनाए गए वो चाक पे बनाए गए, ठीक है। एक पहिया होता है, उसको घुमा घुमा कर जो है उसके ऊपर जो है मिट्टी रखा जाता है, फिर उसको शेप दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर कुम्हार द्वारा पहिए पर सुंदर बर्तन बनाने के बारे में जो है प्रमाण मिलते हैं, ताम्रकाल जो हमारा था उस टाइम पर। और यहाँ पर चरखे भी मिले हैं, ठीक है, चरखे का साक्ष्य भी मिला है, जिनसे इनके सूत काटने तथा वस्त्र निर्माण के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। जिस चरखे मिले हैं, ठीक है, टुकड़े मिले हैं वस्त्र के, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे जो है चरखे से जो है सूत काटने के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता था। और इस काल में सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र के भी प्रमाण मिले हैं, तथा ये काफ़ी डिज़ाइन की मिलती थी। और यहाँ पर हाथी दांत से वस्तुएं और तथा पकी मिट्टी की मूर्तियाँ, और इसी तरह लगभग सभी स्थलों पर बैलगाड़ी के प्रमाण मिलते हैं। तो इस काल में, ताम्रकाल में क्या है, बैलगाड़ी का भी जो है यूज़ होने लगा था। नवपाषाण काल और ताम्रकाल जो है इसके टाइम पे ये स्टार्ट हो गया था। बैलगाड़ी यानी कि बैलों को जो है बांध कर पहिए जो है नीचे लगे रहते थे, और इस तरीके से जो है यहाँ पे बैलगाड़ी के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि बैलगाड़ी का भी यूज़ होता था, और जो है हल जोतने के लिए, खेत जोतने के लिए बैलों का यूज़ होता था। एंड इसके बाद है यहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी इस टाइम की। तो सबसे पहले कृषि की बात करें तो ताम्रशिक काल की लगभग सभी स्थलों की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी। कुछ स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों से यह जानकारी मिलती है कि कृषि खेतों को जोतने के लिए पशुओं का प्रयोग करते थे। इनकी मुख्य फसलें जौ, गेहूँ, बाजरा, चावल, मसूर तथा दालें तथा तिलहन थी। इसके अलावा कुछ स्थलों पर सब्जियों के उत्पादन के प्रमाण मिलते हैं, कुछ स्थलों पर सूत के भी प्रमाण मिले हैं। इस काल में लोग बैलों का प्रयोग कृषि में करने लग गए थे, इसलिए इन पशुओं को विशेष बाड़ों में रख अच्छी तरह खिलाया जाता था। इनका गोबर इकट्ठा कर खेतों में खाद के रूप में प्रयोग कर अधिक फसल उगाई जाने लगी। सो यहाँ पे कृषि की बात करें तो यहाँ पर जो है
अर्थव्यवस्था जो है वो किस पर निर्भर थी? कृषि जो है उनका दूसरा सोर्स था भोजन का। और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उससे पता चलता है कि यहाँ पर जो है पशुओं का भी यूज़ किया जाता था। खेतों को जोतने के लिए यहाँ पे बैलों का यूज़ किया जाता था। और यहाँ पे जो फसलें उगाई जाती थी, यहाँ पे अच्छे प्रकार की जो है फसलें जो है साक्ष्य मिले हैं, जिसमें जौ, गेहूँ, बाजरा, चावल, मसूर, ठीक है, तिलहन, ये सारी जो है फसलें आती हैं। और यहाँ पर कहीं कहीं पर जो है यहाँ पे सब्जियों के भी प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पे सब्जी का भी उत्पादन होता था, ठीक है। सब्जी में आलू हो गया, ठीक है, ये हो गया। और सूत के भी प्रमाण मिले हैं इस काल्य में। एंड यहाँ पर जो है गोबर का यूज़ जो है खाद्य के रूप में किया जाता, ठीक है। इस चीज़ की जो है इस टाइम उनको नॉलेज थी कि गोबर का यूज़ जो है वो खाद्य के रूप में अच्छी फसल को उगाने के लिए करते थे। अगर इस काल में पशुपालन की बात करें तो पशुओं को पालतू बनाया जाना नवपाषाण काल में ही शुरू हो गया था, परंतु अब यह ताम्रकाल में और अधिक देखने को मिलता है। इस काल की गाय, भेड़, बकरी इत्यादि को पालतू बनाया जाना देखने को मिलता है, जिनका प्रयोग दूध एवं मांस के लिए किया जाता था। बैल तथा ऊँट का भी जो है पालने के प्रमाण यहाँ पे मिलते हैं, जिनकी सहायता से कृषि की जाती थी। कुछ स्थलों से तांबे तथा हड्डियों से बने मछली पकड़ने के कांटे भी प्राप्त हुए हैं, जो मछली इत्यादि के शिकार के प्रमाण भी मिलते हैं यहाँ पर। और इस काल में हल जोतने के काम में लाने के लिए इस काल में बैलों को बधिया कर काम शुरू किया गया, यानी बैलों को बांधकर, जिसको हम जूलो यानी योग कहते हैं, ठीक है। इसका जो है प्रयोग इस काल में देखने को मिलता है। तो अगर बात करें पालतू जानवर की, अगर मध्य पाषाण काल की बात करें तो वहाँ पर जो पहला पालतू जो है बनाया गया था जानवर वो था कुत्ता। इसके बाद नव पाषाण काल में जैसे जैसे उनकी आवश्यकता हुई, ठीक है, जैसे उनकी नॉलेज बढ़ी, उन्होंने जो है और जानवर पालने लग गए थे, जिनमें गाय, भेड़, बकरियाँ, ठीक है, ये सारे जानवर जो है इनको पालतू बनाया गया। और इसका जो दूध होता है, गोबर होता है, ठीक है, उसका यूज़ किया जाने लगा। इनका जो मांस होता है इसको यूज़ किया जाने लगा। तो उनके पास अब खाने के काफ़ी सारे ऑप्शन थे, ठीक है। एक तो कृषि था, दूसरा शिकार था, ठीक है। और उन्हें गाय, भेड़, बकरियां भी पालने लग गए थे, जिससे उन्हें दूध और मांस जो है उसकी भी प्राप्ति हो जाती थी। इसके अलावा बैल जो है यूज़ होता था खेतों को जोतने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बैलगाड़ी के भी साक्ष्य मिले हैं। और व्यापार में ताम्रश्य काल में व्यापार का अत्यधिक प्रचलन देखने को मिलता है। लगभग सभी स्थलों पर अतिरिक्त उत्पादन किया जाता था, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था। कीमती पत्थर, धातु इत्यादि के आयात के लिए कृषि उपज को दिया जाता था, जिन्हें इन लोगों की ज़रूरत से अधिक उपजाना पड़ता था, ताकि वस्तु विनिमय के आधार पर व्यापार में इन्हें प्रयुक्त किया जा सके। बैलगाड़ियों का प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता था। इस काल में क्या था कि इस काल में जो है आयात भी चालू हो गया था, ठीक है। लोग जो है क्या करते थे, कीमती पत्थर और धातु जो है देते थे, किसको, जो कृषि करते हैं, ठीक है, उनको दिया जाने लगा। यहाँ पे वस्तु विनिमय जो है चालू हो गया था, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान चालू हो गया था। और व्यापार के लिए यहाँ पे बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। ऐसे जो है काफ़ी सारे जो स्थल है जहाँ से ऐसे साक्ष्य मिले। एंड यहाँ पे जो धर्म है, यहाँ पर लगभग सभी स्थलों से लोगों की धार्मिक आस्था का पता चलता है। लोग मृतकों का संस्कार एक विशेष विधि द्वारा करते थे। मृतकों के साथ खाने पीने की चीज़ें, ठीक है, रखी जाती थी और उनको आंगन में दबाते थे। इस काल में बैल की पूजा की जाती थी। उनका प्रयोग मांस, दूध तथा भरवाहक के रूप में मिलता है। यहाँ ऊँट का प्रयोग मरुस्थल को पार करने के लिए किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे ऊँट और बैल पाले गए हैं, जिसमें बैलों का प्रयोग जो है खेतों में के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। बैलगाड़ी के रूप में जो है यूज़ किया जाता था। और ऊँट जो है उसका जो है मरुस्थल को पार करने के लिए किया जाता था। इसके अलावा जो है यहाँ पे
अगर उसकी बात करें धर्म की, तो यहाँ पे जो है मृतक संस्कार भी चालू हो गया था। ठीक है, पाषाण काल में क्या हुआ था, मध्य पाषाण काल में जो है वहाँ पे जो मृतक होते थे उसको ज़मीन में गाड़ते थे एक आयताकार शेप बना के, और उनके साथ जो है कुत्तों को भी दफनाने की प्रथा थी। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होता गया, ठीक है, इसके बाद मृतकों के साथ क्या हुआ, खाने पीने की चीज़ें भी लोग रखते थे। ठीक है, उनके कुछ आभूषण जो हो गए, औजार हो गए, ये सब चीज़ें भी मृतकों के साथ रखते थे। नेक्स्ट देखते हैं। एंड इसके बाद हमारा लास्ट है ताम्र पाषाण युग का पतन। ठीक है, इसके बाद आपका ताम्रकाल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद हम खाद्य उत्पादन पढ़ेंगे कि कैसे जो है खाद्य उत्पादन का आरंभ हुआ। अगर हम ताम्र पाषाण युग के पतन की बात करें तो धीरे धीरे मनुष्य को अन्य धातुओं का भी ज्ञान होता चला गया। जैसे इसके बाद कांस्य आया, लोह आया, इससे क्या हुआ, उन्हें जो है जैसे ही टिन और जास्ते का ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे इनकी खोज हो गई, तो इन दोनों को मिलाकर कांसे का निर्माण किया। ठीक है, जो कांसा जो है मिलता है देखने को, और कांसे जो है वो तांबे की तुलना में अधिक मजबूत होता था, अतः मनुष्य ने कठोर कार्य के लिए ताम्र के स्थान पर कांसे का इस्तेमाल जो है अधिक करने लग गए। इस प्रकार कांस्य युग की शुरुआत हुई। कांस्य युग की शुरुआत के साथ ही ताम्र पाषाण युग का पतन होना शुरू हो गया। सो ताम्र पाषाण युग का पतन क्यों स्टार्ट हुआ था, क्योंकि कांसे की खोज हो चुकी थी, और जो कांसा था वो जो है तांबे से ज़्यादा कठोर मजबूत होता था, और इस तरह जो है ताम्रकाल का पतन हुआ, क्योंकि लोग तांबे का यूज़ अब उनने कम करके कांसे की चीज़ें बनाने लगे। ठीक है, कांसे निर्मित जो है औजार बनाए जाने लगे। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आपका आता है खाद्य उत्पादन का आरंभ। ठीक है, खाद्य उत्पादन जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ वो देखते हैं। नवपाषाण युग में लगभग 4000 ईस्वी पूर्व से आरंभ होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका समय लगभग 3000 ईसा पूर्व बताया जाता है। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में स्थित मेहरगढ़ में है, और मेहरगढ़ बलूचिस्तान के ब्रेड बास्केट नाम से प्रसिद्ध कोची मैदान के बोलन नदी तट पर अवस्थित है। यहाँ के प्राचीनतम निवासी पशुपालन करते थे और अनाज उपजाते थे, लेकिन 2000 ईस्वी पूर्व के लगभग बाढ़ों के कारण वह तबाह हो गए। तो जो नवपाषाण युग है लगभग कब से माना जाता है, 4000 ईस्वी पूर्व से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है, और लगभग 2500 ईसा पूर्व तक ये रहा। और इस टाइम पर ऐसी बस्तियाँ मिली हैं, ठीक है, ऐसी बस्तियां मिली हैं जिसका समय जो है लगभग 3000 ईसा पूर्व बताया गया है। और जो यहाँ पे स्थित मेहरगढ़ है, ठीक है, वहाँ से हमें काफ़ी कुछ जो है पता चलता है। अगर हम बात करें मेहरगढ़ के बलूचिस्तान की, तो वहाँ पे जो ब्रेड बास्केट नामक का एक जो है प्रसिद्ध मैदान है, ठीक है, वहाँ पर स्थित है। वहाँ से हमें काफ़ी कुछ जो है पता चलता है नवपाषाण काल के बारे में, और वहाँ से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि जो उस टाइम के जो निवासी थे, ठीक है, वो पशुओं को पालते थे। ठीक है, पशुओं के साक्ष्य वहाँ पे मिले हैं, अनाज के साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है वहाँ पे किस किस्म की फसलें थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें मेहरगढ़ से पता चलती है। और जब इसके बाद जब बाढ़ आई तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है उस टाइम तबाह हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। नवपाषाण कालीन लोग अपने पूर्ववर्तियों की तरह पत्थरों से निर्मित औजारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनमें बहुत कम ही समानता थी। पूर्व पाषाण और मध्य पाषाण काल के मानव प्राणी घुमंतु, आखेटक एवं संग्रह करते थे, जो अपने आहार की तलाश में लंबी दूरियां तय करते थे। इसके विपरीत नवपाषाण के निवासी पूरे विश्व में अपनी आहार संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि अथवा खाद्य उत्पादन और पशुपालन पर निर्भर करते थे। यहाँ पे क्या था कि जब मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल था, तो उस समय जो है जो उस समय के मानव थे वो केवल शिकार करना जानते थे। ठीक है, उन्हें अभी कृषि का ज्ञान नहीं था। लेकिन जब नवपाषाण काल आया तब आते आते उनको कृषि का ज्ञान हो गया। ठीक है, उन्हें पशुपालन का ज्ञान हो गया। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे सोर्स ज़्यादा हो गए खाने के। उस समय केवल एक ही सोर्स था कि उन्हें शिकार करना है और खाना है, लेकिन जब नवपाषाण काल आया तो यहाँ पे इन्हें सोर्स काफ़ी ज़्यादा हो गए। यहाँ पे वो जो भोजन है, जो अनाज है, उनका खुद उत्पादन करने लगे। ठीक है, पशु को पालने लगे तथा उनका दूध और मांस जो है वो यूज़ करने लगे। तो यहाँ पे जो है काफ़ी जो है सोर्स बढ़ गए। नेक्स्ट देखते हैं।
ये एक दिलचस्प तथ्य है कि पूरे इतिहास में सिर्फ 6 प्रकार की फसलें गेहूँ, जौ, बाजरा, चावल, मक्का और आलू की खेती पर ही आधारित है। नवपाषाण युग को पृथक करने वाली एक अन्य विशेषता है कि स्थानबद्ध जीवन। आज से 4000 से 2500 ईसा पूर्व के बीच कभी पूरे विश्व में लोगों ने बिना किसी प्रत्यक्ष संपर्क के कृषि समुदाय के रूप में बसना शुरू किया। गांव, कस्बों और तथा अंत में नगरों का निर्माण संभव हुआ। पहले क्या था कि पहले लोग शिकार करते थे तो वो गुफाओं में रहते थे, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन आया, उस समय क्या था, पूरा पाषाण काल में शीतकाल, ठीक है, बहुत ही ठंडा मौसम रहता था, जिसकी वजह से लोग जो है गुफाओं के अंदर रहते थे उस समय के मानव। लेकिन जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन आया, मध्य पाषाण काल आते आते लोगों ने क्या कहा, बाहर रहने लग गए, क्योंकि वहाँ की जलवायु जो है वो आर्द्र हो गई, शुष्क हो गई। इससे लोगों ने क्या कहा, पहाड़ियों पर रहने लग गए, ठीक है, इसके ऊपर रहने लग गए। और जैसे ही नवपाषाण काल आया है, इसके बाद लोगों ने क्या किया, नवपाषाण काल में झोपड़ियाँ देखने को मिलती हैं और ईंटों के घर देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से छोटे छोटे जो है कस्बे जो है बनने लगे, ठीक है, गांव बने, गांव से फिर कस्बे बने, कस्बों से फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फिर नगरों का निर्माण होने लगा, फिर नगरों से ही ऐसे बड़े बड़े साम्राज्य बने, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा इतिहास है वो जो है स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन और पहिए का उपयोग तथा आगे चलकर कताई, बुनाई और माल निर्माण जैसे शिल्पों का आविष्कार भी नवपाषाण युग को अनूठा बनाते हैं। तो नवपाषाण युग में क्या होता है, कताई जो है, बुनाई होने लगी थी, चरखे के जो है ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, जहाँ पे सूत जो है, यहाँ पे सूत जैसे साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और अगर ताम्र युग में क्या था, ताम्र काल में तांबे के बर्तन मिले हैं, ठीक है, तांबों का यूज़ होने लगा था। और नवपाषाण काल में क्या होता है, पहिए का आविष्कार हो चुका था इस टाइम पर। नेक्स्ट है हमारा शिकार, भोजन संग्रह से खाद्य उत्पादन तक। जब मानव जो है वो कैसे जो है शिकार पहले करता था, ठीक है, भोजन संग्राहक था, इसके बाद उन्होंने क्या किया, भोजन को उत्पादन किया, ठीक है। खेती की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में प्रस्तुत मतों में भिन्नता है। वी गार्डन चाइल्ड के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण दक्षिण पश्चिम एशिया में खेती की शुरुआत हुई। भू आकृति विज्ञान और जलवायु कारकों के परिणाम स्वरूप रेगिस्तान के विशाल भूखंड से अलग एक मरुधान का निर्माण हुआ। इन मरुधान के आसपास अधिक से अधिक संख्या में मनुष्य ने अपने पशुओं के साथ रहने लगे तथा इस क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ। इस तरह जानवर व मनुष्य साथ साथ रहने की वजह से मनुष्यों ने जानवरों को पालतू बनाया। तो यहाँ पर इस पे जो अलग अलग इतिहासकार है वो अपना अलग अलग जो है मत देते हैं, उनको इतिहास का देखने का नज़रिया जो है अलग अलग है, ठीक है। उसमें से जो वी गार्डन चाइल्ड है वो क्या कहते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो मनुष्य और पशुओं का संबंध है, ठीक है, वो कैसे हुआ कि मनुष्य जो है वो पशुओं के साथ रहने लग गए थे, ठीक है, और इससे क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ था। इसी तरह साथ रहने की वजह से जो है मनुष्य ने क्या किया, जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है लुई आर बिनफोर्ड द्वारा कृषि की शुरुआत के लिए जनसंख्या गतिकी को मुख्य निर्धारक माना गया है। जनसंख्या में वृद्धि की वजह से कृषि कार्य अनिवार्य हो गया था। 9000 BCE के आसपास पूर्व में स्थित कुछ गतिरहित समूहों की जनसंख्या के दबाव ने प्राकृतिक संसाधन का अधिक दोहन किया, जिससे कृषि कार्य जो है अवश्य संभव हो गया। तो इनके अनुसार क्या हुआ कि जैसे जैसे जो है जनसंख्या वृद्धि हुई, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि हुई तो ये जो है लोगों में अपने आप जो है कृषि जो है अनिवार्य हो गया, क्योंकि जनसंख्या इतनी वृद्धि हो गई कि जो शिकार है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाया, जिससे क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ, ठीक है, कृषि का विकास हुआ। इसी तरह से जो है प्राकृतिक जो संसाधन है उनका जो है अधिक मात्रा में उसका यूज़ होने लगा, ठीक है, इसीलिए जो है कृषि जो है वो एक ज़रूरी बन गया उनको करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हो गई, जिसके कारण उन्हें एकमात्र शिकार पे ही जो है वो नहीं रह सकते थे निर्भर, इसलिए उन्हें दूसरा माध्यम चाहिए था अपने भोजन के लिए, ठीक है। तो उन्होंने जो है कृषि की तरफ जो है उनका जो है विकास हुआ और इस तरह जो है कृषि अनिवार्य हो गया।
एंड इसके बाद खान पान के तौर तरीके में क्या बदलाव आए थे इस टाइम में। नवपाषाण युगीन जीवन में मनुष्य के खान पान की आदतों में बदलाव आया। पुनर्पाषाण युग में जहाँ लोग ज़्यादातर मांस खाया करते थे, वहीं मध्य पाषाण युग में लोग कई प्रकार के भोजन करने लगे। नवपाषाण युग में मुख्य रूप से अनाज खाया जाने लगा। पश्चिम एशिया और यूरोप में गेहूँ और जौ, दक्षिण और पूर्वी एशिया में चावल, अफ्रीका में बाजरा और अमेरिका में मक्का पाया जाता है। ठीक है, ऐसे साक्ष्य मिले उस समय कि नवपाषाण काल आते आते लोग जो है वो अनाज ज़्यादा खाने लग गए थे। वही बात करें मध्य पाषाण की या पुनर्पाषाण की, तो लोग जो है वहाँ पर ज़्यादातर शिकार जो मांस है उसका यूज़ करते थे, क्योंकि वहाँ पर एक ही मात्र सोर्स था शिकार करना भोजन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। खाद्य उत्पादन कराने वाली अर्थव्यवस्थाओं का विकास दो चरणों में हुआ। पहले चरण में थोड़ी बहुत खेती और पशुओं को रखना और चराना शुरू किया गया। मुख्य रूप से शिकार और जंगली कंदमूल इकट्ठा कर भोजन सामग्री जुटाई जाती थी। तो जो पहला चरण था उसमें क्या था कि वो खेती करते थे, खेती से जो अनाज उत्पन्न होता था उसको जो है खाते थे। इसके बाद पशुओं को रखते थे जिसमें उनका दूध जो है यूज़ करते थे और पशुओं का जो है मांस जो है वो खाते थे। इसके बाद जो है उनको जो है चराते थे, वो पशुओं को चराने ले जाते थे। ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ पे क्या था कि शिकार तो वो था ही, शिकार करके खाना। इसके बाद जो जंगली कंदमूल हो गए, ठीक है, ये सारे इकट्ठे करते थे। ठीक है, और फिर इसको जो है खाते थे। और जो दूसरा चरण है उसमें क्या था, दूसरे चरण में जो है लगभग 3000 वर्ष बाद ये चरण आया था। ठीक है, जो नवपाषाण काल की जो बात बोलते हैं वो 4000 बोलते हैं। और जो दूसरा चरण है वो लगभग 30,000 वर्ष बाद आया, जब अधिक उत्पादक अनाज उपजाए जाने लगे और मवेशी, भेड़, बकरी और सूअर पाले जाने लगे। इससे पूर्ण रूप से कृषि और पशुधन आधारित व्यवस्था का विकास हुआ और समय गुजरने के साथ इसका जो है रूप विस्तार हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पर अनाज तो था ही, ठीक है, अनाज तो पाते थे, उपजाते ही थे। इसके अलावा क्या था कि भेड़, बकरियाँ, सूअर ये सब पाले जाने लगे थे। ठीक है, इनका दूध जो है यूज़ किया जाता था, सूअर के जो मांस है उसको यूज़ किया जाता था। ठीक है, बैलों का भी यहाँ पे यूज़ मिलता है, खेत जोतने के लिए किया जाता था। तो दूसरे चरण में जो है पशुधन, ये भी जो है एक व्यवहारिक जो है ये एक अर्थव्यवस्था थी उस टाइम की। एंड इसके बाद मवेशियों को पालने से खान पान के तौर तरीके पूरी तरह बदल गए थे और इसमें दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ जो है शामिल हो गए थे। ठीक है, तो उन्होंने पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया था, जिससे जो है ना दूध की प्राप्ति हो जाती थी। तो वो दूध जो है यूज़ कर लेते थे और दूध से जो है अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ बनाते थे। ठीक है, मांस के बदले शाकाहारी भोजन को प्राथमिकता मिलने लगी इस टाइम पर। ठीक है, और काफ़ी सारे ऐसे जो है साक्ष्य भी मिले हैं कि लोग जो है इस टाइम में नवपाषाण काल में जो है शाकाहारी भोजन ज़्यादा करते थे। ठीक है, और इसका जो है व्यापार भी होने लगा था। खान पान में होने वाले अमूल्य परिवर्तन जो है परिवर्तन को मनुष्य की शारीरिक बनावट और बीमारियों का भी जो है असर पड़ा था। ठीक है, खान पान पहले क्या हुआ था कि पहले वो कच्चा ही खा लेते थे और काफ़ी दिनों का जो है रखा हुआ जो है मांस जो है सड़ गया था वो भी खा लेते थे। लेकिन अब क्या वो शुद्ध शाकाहारी हो गए थे, तो फ्रेश जो है वो खाते थे। तो इससे जो है उनकी जो शारीरिक बनावट है वो भी जो है वो भी काफ़ी अच्छी हो गई। ठीक है, उनका विकास काफ़ी अच्छा हुआ, डेवलपमेंट जो है उनकी बुद्धि का काफ़ी अच्छा होने लगा। ठीक है, और बीमारियां भी जो कम हो गई क्योंकि वो सड़ा गला कम खाने लगे और फ्रेश जो है यहाँ पे ज़्यादा खाने लगे, खुद जो है उपजाते थे और उसे खुद जो है खाते थे। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आपका जो नवपाषाण काल संस्कृतियों के प्रादेशिक वितरण है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहीं से जो है हमें पता चला है ये नवपाषाण में जो ताम्रकाल है यहाँ पे जो जैसे पशुओं का यूज़ होता है, जो फसलें प्राप्त हुई है, ये सारे साक्ष्य जो है हमें यहीं से मिले हैं। ये जो हमारा पूरा भारत है इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारे ये प्रदेश है ये अलग अलग बांटे गए हैं और इसमें अलग अलग जगह से अलग अलग साक्ष्य मिले हैं। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे उत्तर पश्चिम भारत
पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैसे साक्ष्य मिले हैं, इसके बाद उत्तर भारत में जो है क्या हमें प्रमाण मिले हैं, ठीक है, इस काल के। मध्य भारत में हमें क्या प्रमाण मिले हैं, इसके बाद पढ़ेंगे मध्य गंगा घाटी से हमें क्या प्रमाण प्राप्त हुए, क्या साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद पूर्वी भारत से क्या मिला है, उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिण भारत, लगभग पूरा भारत जो है, ठीक है, पूरा भारत इसमें कवर करेंगे कि पूरे भारत में से जो है ये कहाँ कहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो चलिए इसको देखते हैं डिटेल से। सबसे पहले हम उत्तर पश्चिम जो है भारत देखेंगे। एंड यहाँ पे पहला है उत्तर पश्चिम भारत। पाकिस्तान में सिंधु के मैदान और बलूचिस्तान राज्य में से बना ये क्षेत्र उपमहादेश में नवपाषाण युगीन संस्कृति का आत्म साक्ष्य प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो जो उत्तर पश्चिम भारत है ये कहाँ पे आता है, ये सिंधु का मैदान, ठीक है, और जो बलूचिस्तान है यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एक नवपाषाण युगीन जो संस्कृति है उसको दर्शाते हैं, उसको दिखाते हैं। जैसा कि वहाँ पे कृषि और पशुपालन का विकास से जाहिर होता है। मूलतः एक बंजर और अतिशय सर्दी गर्मी वाले जलवायु के इस पर्वतीय प्रदेश बलूचिस्तान की घाटी के आंचलों में आरंभिक आदिवासियों के अनेक चिन्ह मिले हैं। इनमें जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है कांची के मैदान में मेहरगढ़, वहाँ से काफ़ी सारे साक्ष्य जो है हमें मिले हैं। और इसके बाद आपका आता है क्वेटा घाटी में किली-गुल मोहम्मद, लोरालाई घाटी में राणा गुदाई और सौरभ घाटी में अजीरा, ठीक है। ये जो स्थल है यहाँ से हमें काफ़ी सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अभी हम इसके बारे में आगे देखेंगे डिटेल से। अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम भारत की, तो यहाँ पे जो मेहरगढ़ है वो सबसे ज़्यादा जो है माना जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे साक्ष्य जो है यहाँ से मिले हैं। उपमहादेश में गेहूँ, जौ, ढोर और भेड़ बकरी पर आधारित कृषि जीवन के आरंभिक साक्ष्य जो है बलूचिस्तान के बोलन नदी तट पर मेहरगढ़ के स्थल से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें आपका आता है गेहूँ, जौ हो गया, इसके बाद भेड़ बकरियों, इन सब के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ जो है यहाँ से। और इसका सुविधाजनक कालक्रम है लगभग 3000 ईसा पूर्व, ठीक है। अगली 2 से 3 सहस्त्राब्दी तक इस प्रकार की कृषि बलूचिस्तान तक असीमित प्रतीत होती है। हालांकि इस अवधि के अंत तक ये इसके बड़े भूभाग जाती है। और नवपाषाण युग पर किसी भी विवेचना के लिए मेहरगढ़ की चर्चा अनिवार्य हो जाती है, क्योंकि जो ये स्थल है यहाँ से इस स्थल पर खुदाइयाँ J.F. जारिंग के नेतृत्व में 1974 में शुरू की गई थी और 1980 के दशक तथा उसके बाद भी ये चलती रही खुदाई। और ये जो खुदाई हुई, इन खुदाइयों ने इस क्षेत्र को ग्रामीण जीवन के विकास और मजबूतीकरण में आबादिता निरंतर का तत्व उजागर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो J.F. जारिंग है, ठीक है, इसके नेतृत्व में खुदाई शुरू हुई थी, ठीक है। और यहाँ से खुदाई के दौरान जो है ये साक्ष्य प्राप्त हुए। इसकी बात ये कब की है, कम से कम 1974 से लेके 1980 के बीच की बात है। ये खुदाई चलती है और जैसे जैसे साक्ष्य मिलते गए वैसे वैसे जो है हमें उस अपने इतिहास के बारे में पता चलता गया, ठीक है। और ये जो खुदाई हुई, इससे क्या पता चला उस समय का जो ग्राम्य जीवन था, ठीक है, कैसे वो डेवलप हो रहा था, उसके बारे में पता चलता है। इसके बाद आपका उत्तर पश्चिम भारत में ही आपका गुमला जो है, गोमल घाटी में गुमला का स्थल एक छोटे 1 एकड़ वाले शिविर के रूप में शुरू हुआ। उस समय छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, पालतू पशुओं की हड्डी और बड़े आकार वाले छिछले गड्ढे पकाने भूनने के काम में लाए जाते थे। अवधि में बड़े पैमाने पर चाक निर्मित व चित्रित मृत भांड, लघु पाषाण से बनाए औजार, सीमित मात्रा में तांबा, कांसा और पक्की मिट्टी के कड़े, खेल के मोहर
मोहरे, खिलौना, गाड़ियाँ और पशु तथा औरतों के लिए लघु आकृतियाँ बनाई जाने लगी। ठीक है, तो ऐसे साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं? गुमला जो घाटी है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, गुमल घाटी में गुमला स्थल है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे क्या मिले हैं? पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं। और बात करें लघु पाषाण औजार की, तो काफ़ी जो है छोटे छोटे पत्थरों से बने औजार मिले हैं। इसके बाद यहाँ पे जो चाक से जो पहिए जैसी शेप के ऊपर जो बर्तन बनाए जाते हैं, वो जो है यहाँ पे मिले हैं। उसके साक्ष्य के उस समय जो है चाक द्वारा जो है बर्तन बनाए जाते थे। इसके अलावा जो है तांबे के काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ मिली है। और इसके बाद पक्की ईंटों के जो है, पक्की मिट्टी के जो है यहाँ पे कड़े भी मिलते हैं। उस टाइम पे जो है मृदभांड के साथ साथ जो है मिट्टी के कड़े भी बनाए जाते थे। और जैसे तांबा जो है, जब तांबे की खोज हो गई तो तांबे के कड़े भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद खेल खेलने के लिए जो है खेल का मोहर, खिलौने, ये सब चीज़ें जो है मिट्टी से बनाई जाती थी। गाड़ियाँ हो गई, ठीक है, पशुओं को हो गई, तो इन सब चीज़ों को क्या बनाया जाए, मिट्टी से जो है इन सब चीज़ों को एक आकृति दी जाती थी। इसके बाद आपका उत्तर भारत है, ठीक है। उत्तर भारत में उत्तर भारतीय नवपाषाण संस्कृतियों का साक्ष्य मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त हुआ है? कश्मीर घाटी से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और झेलम नदी का जलप्लावित मैदानों में बड़ी संख्या में प्राप्त, जहाँ से काफ़ी संख्या में है स्पष्ट जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुए हैं। और यहाँ जो 3 प्रमुख स्थल है वो है श्रीनगर के उत्तर पूर्व में बुर्जहोम, इसके बाद आपका श्रीनगर में दक्षिण पूर्व में गुफकराल है, और बाड़मूला जिले में कनिष्कपुर है, अथवा आधुनिक जो है कनिष्कपुर हो गया है। और ये तीनों जो बहुसंस्कृति वाले स्थल हैं, ठीक है, यहाँ से जो है काफ़ी बड़ा जो है इसको माना जाता है, स्थल माना जाता है, जिससे हमें साक्ष्य की प्राप्ति हुई है, जहाँ बहुसंख्यक नवपाषाणीय अवशेष के बाद महापाषाण और ऐतिहासिक कालों के साक्ष्य मिले हैं। जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल, तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य तो मिले ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें यहाँ पे महापाषाण काल और ऐतिहासिक काल के बारे में पता चलता है। ऐतिहासिक काल में क्या आता है? कांसा आता है, तो कांसे का भी हमें, कांस्य युग के बारे में भी हमें यहाँ से थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। और उत्तर भारत में आपका गुफकराल है। गुफकराल का शाब्दिक अर्थ होता है कुंभकार की गुफा, ठीक है। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह हमें पालतू भेड़ और छांग के साथ साथ जौ, गेहूँ और मसूर के अतिरिक्त जंगली भेड़, बकरी, हिरण, साकीन, भेड़िया और भालू के अवशेष जो है यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। शिकार के खाद्य उत्पादन की अर्थव्यवस्था की और संक्रमण का संकेत देते हैं। पॉलिशदार पत्थर के औजार जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और जिसमें क्या आता है आपकी बड़ी चक्की हो गया, और अस्थि सिंह के औजार हो गए। इसके बाद सेलखड़ी के मनके और एक पक्की मिट्टी की गेंद भी शामिल है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे जो पुरातात्विक संग्रह हैं जिनमें हाथ से बने बगैर पॉलिशदार मृदबांड के बाद चाक से बने मिट्टी के बर्तन, बड़ी मात्रा में चक्कियाँ, कूटने के औजार, दोहरे छिलके वाले हार्वेस्टर यानी फसल काटने की एक मशीन होती थी उस टाइम पर, के साथ साथ पालतू भेड़, बकरी, ढोर, कुत्ता और सूअर भी काम में लाए गए। तो यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको पहले कि चाक जो है, यहाँ पे 2 प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे, एक तो हाथ से बनाए जाते थे और एक चाक पर बनाए जाते थे। और चाक में भी 2 टाइप के जो है यहाँ पे बनाए जाते थे, एक तो बिना पॉलिश के हुए होते थे और बिना पकाए हुए होते थे, और जो दूसरे बर्तन होते थे वो आब्रक और जो बालू होता है उसको मिलाकर बनते थे, ठीक है। तो चाक से भी यहाँ पे 2 प्रकार के जो है ऐसे देखने को साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे जो है पालतू कैसे पता चलता है पालतू जानवर के, तो यहाँ पर जानवरों के भी जो है काफ़ी सारे अवशेष जो है मिले हैं, जिससे जो हमें पता चलता है कि ये सूअर, बकरी, जो कुत्ता है, इन सबको पाला जाता था, इनको किस प्रकार वो यूज़ करते थे, ठीक है। इनका जो है भेड़ बकरी का दूध जो है ये यूज़ करते थे। इसके बाद सूअर जो है, सूअर का मांस जो है ये यूज़ करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से इनका यूज़ होता था।
इसके बाद आपका मध्य भारत में महागढ़ है, आपका एक मेहरगढ़ है, गढ़ था, अब ये महागढ़ है, ठीक है। ये कहाँ है? ये मध्य भारत में है। और इस काल में महागढ़ से हड्डियों से बने कुछ उपकरण के साथ साथ मध्य पाषाण और नव पाषाण कालीन कई औजार मिले हैं। कब? इस काल में मिले हैं। महागढ़ से हड्डियों के जो है औजार बनाए गए थे। और यहाँ पे कील सिडनी, ये एक मूल्यवान पत्थर है उस टाइम का। यहाँ पे क्या है कि गोमेद, बिल्लोर जैसी धातुओं से बने इस स्थल से पशुओं का एक बाड़ा मिलने की सूचना भी प्राप्त हुई है, जिससे पशुओं को पालतू बनाए जाने के संकेत मिलते हैं। तो जो महागढ़ है वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? काफ़ी ऐसे मूल्यवान पत्थर जो है प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जिससे जो धातुओं से बने हैं ये पत्थर, ठीक है। इसके बाद बाड़ा मिला है। बाड़े से क्या पता चलता है कि वहाँ पे पशुपालन था, ठीक है, पशुओं को पाला जाता था, इसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और हड्डियों के जो है यहाँ पे औजार बनाए जाते थे, इसके साक्ष्य मिले। कहाँ से? महागढ़ से। इसके बाद नवपाषाण युग के लोगों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले बर्तन हाथ के बने व हल्के आग में पकाए हुए होते थे। इनमें पुआल और चावल की भूसी जैसे सामग्रियों मिलाई जाती और मुख्य मृद भांड रस्सी से बंधे अथवा चिहित किए जाते थे। जो मुख्य बर्तन होते थे, ठीक है, उनको जो है रस्सी से बांधकर जो है चिन्ह जो है चित्रित, उसमें चित्रकारी की जाती थी। हालांकि कहीं कहीं जो है उत्कीर्ण अभिकल्प वाले बर्तन भी मिले हैं। तो ये जो नवपाषाण काल में जो बर्तन यूज होते थे वो क्या होते थे कि उसको जो है हाथ से बने होते थे, ठीक है। चाक के भी दो टाइप के होते थे, एक तो चाक के होते थे, एक हाथ से बनाए होते थे और हल्के पके हुए थे। और चाक में भी दो टाइप के थे। कौन से? एक तो बिना पॉलिश वाले, बिना पके होते थे, और एक जो होते थे उसमें जो है पुआल और चावल की भूसी, ठीक है, इसको मिला करके जो है बर्तन तैयार किया जाता था। इसके बाद आपका मध्य गंगा घाटी आता है और यहाँ पे जो है गंगा अपने साथ सूरज व घाघरा जैसी अपनी सहायक नदियों का अपवाहन करके लेकर चलती थी। इसलिए स्वाभाविक था कि इस क्षेत्र में अधिकांश नवपाषाण कालीन जो है स्थल नदियों के किनारे ही मिलते हैं, जैसे नरहन सूरज नदी के तट पर, सोहगोरा राप्ती नदी के तट पर, और टेराडीह तथा सैनुवार जैसे अन्य स्थल। यहाँ से ईसा पूर्व कम से कम 2100 वर्ष से 1400 वर्ष तक नवपाषाण कालीन संस्कृति धरोहर प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइम पीरियड कितना लंबा है। 21 से लेकर 1400 वर्ष तक का जो है नवपाषाण कालीन के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं नदी से। जो नदी जो है एक धारा के रूप में चलती है, तो वो जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है अपने साथ लेकर चलती जाती है। तो ऐसे किनारे किनारे पे, नदी के किनारों पर काफ़ी सारे साक्ष्य मिले हैं, जिसमें से आपका ये नरहन सूरज नदी जो है ये तट आता है। इसके बाद सोहगोरा राप्ती नदी के तट पर ऐसे काफ़ी सारे स्थल जो है वहाँ से प्राप्त हुए हैं, काफ़ी सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आपका पूर्वी भारत है और पूर्वी भारत में झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य शामिल है। यहाँ से प्राप्त पाषाणीय अवशेष एक समृद्ध प्रागैतिहासिक अतीत की जानकारी देते हैं, ठीक है। यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो हमें प्रागैतिहासिक अतीत की जानकारी देते हैं। पूर्वी लगभग सारा भारत, जो हर एक भारत से जो साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं, ठीक है, खुदाई के दौरान, उससे जो है हमें अपने प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है ओडिशा में कुचई और गोलबई शासन और सासान, और पश्चिम बंगाल में है पांडु, रजार, डीबी, और भरतपुर में है महिषदल, ठीक है। तो ये सारे महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे जो है अवशेष जो है हमें काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हुए हैं, इसलिए इन स्थल को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है हमारे भारत के इतिहास को जानने के लिए, हमारे जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको जानने के लिए। इसके बाद आपका पूर्वी भारत में आता है गोलबई, सासान, और ये जो है मंदाकिनी नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। गोलबई सासान के स्थल की खुदाई 1990 से 1992 के बीच में हुई है और इस स्थल पर अनेक हल्के लाल और धूसर रंग के हस्तनिर्मित मिट्टी पात्र मिले हैं, ठीक है, मिट्टी के जो है बर्तन मिले हैं यहाँ
पर, हाथ से निर्मित। और उनका रंग कैसा होता था, लाल कलर का होता था या फिर दूसरा रंग का होता था। इन पात्रों पर रस्सी अथवा कछुए की खोपड़ी की छापों के साथ हड्डियों के काम किए गए टुकड़े और फर्श तथा स्तंभ छिद्र के निशान प्राप्त हुए। तो मध्य पाषाण काल में मैंने बताया था कि एक डोरी जो है, डोरी मृदभांड जो है, मध्य पाषाण काल में डोरी छाप मृदभांड जो है बनाए जाते थे। ठीक है, तो इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? इसके साक्ष्य जो है ये गोलबई सासान के जो है यहाँ से स्थल से प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ पे है? ये मंदाकिनी नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। एंड इसके बाद उत्तर पूर्वी भारत, संपूर्ण उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पॉलिशदार नव पाषाणी उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, तो इस टाइम पर क्या प्राप्त हुए? ऐसे उपकरण प्राप्त हुए हैं जिसपे पॉलिश की गई थी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें नव पाषाण काल स्तर की तो कोई सुदृढ़ जो है तस्वीर नहीं उभर पाई है। ठीक है, हमें थोड़े थोड़े साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं जिससे हम जो है उसका जो है एक अनुमान लगाते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ से मैं पूरा जो है नव पाषाण काल जो है सब पता चल जाए तो वो नहीं पता चल पाया है हमें इससे। और इसके बाद आपका आता है कुठार और रस्सी छापों वाले मृदभांड जो है यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। अगर बात करूँ मध्य पाषाण काल की तो वहाँ पर जो है डोरी छाप वाले जो है मृदभांड जो है बनाए जाते थे। ठीक है, तो उसके साक्ष्य में प्राप्त हुए थे, वो भी हमें यहीं से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आपका आता है दक्षिण पूर्व एशिया में जो है जो मृदभांड जो प्राप्त हुए हैं वो जो है चीन के जो मृदभांड है उससे बहुत मेल खाते हैं। ठीक है, और जो कुछ विद्वान हैं वो क्या कहते हैं कि कुछ विद्वान जो है नवपाषाण जो विस्तार है, जो नवपाषाण काल का विस्तार है उसको जो है दक्षिण पूर्व एशिया जो है उससे आयत मानते हैं, यानी कि जो उसका विस्तार जो है लगभग वहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और इस कड़ी के आधार पर ये जो कड़ी, इसके आधार पर जो डीपी अग्रवाल ने उत्तर पूर्व भारत के नवपाषाण कालीन संस्कृतियों को अवधि कब से 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व मानी है। जो नवपाषाण काल की जो अवधि है उसको क्या कहा गया है? 2500 ईसा पूर्व से 1500 जो है ईसा पूर्व मानी गई है। तो जो अलग अलग इतिहासकार है वो अलग अलग अवधि मानते हैं नवपाषाण काल की। किसी जो बुक है उसमें लिखा होता है 4000 से और लगभग जो है वो 2500 ईसा पूर्व रही है, तो किसी में है कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व है। तो अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग जो है देखने का नज़रिया है। तो ये जो टाइम पीरियड है ये जो है इतिहासकारों का अपना अपना मत है। ठीक है, अपने अपने जो है वो मत से टाइम पीरियड जो है डिसाइड करते हैं, और ये जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग चेंजेस भी इसमें आते रहते हैं। कोई मतलब एक पुख्ता डेट वाइज नहीं है ये। ठीक है, एक अनुमान लगाया जाता है कि लगभग जो है इतना टाइम पीरियड जो है उस काल का रहा होगा। इसके बाद ये आपका लास्ट है दक्षिण भारत, और इस क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण नवपाषाणीय स्थल है जिसमें कर्नाटक में संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, मास्की और पिकलीहाल, आंध्र प्रदेश में उतनूर, पालवो और कोडेकाल में बुधिल। इन स्थलों का काल जो है लगभग 24,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो दक्षिण भारत में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन साक्ष्य का जो काल है वो लगभग कब है? 24,000 से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इसमें आपका जो पिकलिहल है, यहाँ जो स्थान है ये पिकलिहल का स्थल वस्तुतः राख का टीला है। इसको ये क्या है? ये एक राख का टीला है जो कर्नाटक के रायचूर जिले में है। यहाँ रहने वाले नवपाषाण युग के लोग गाय, बैल, बकरी जो आदि मवेशियाँ जो है ये पालते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे बैल, बकरी, ठीक है, इन सब के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि इस टाइम पर जो है यहाँ पे लोग जो है ये ऐसा पशुपालन करते होंगे। ठीक है, इस तरह के जो है मवेशियों को ये पालते होंगे। ये लोग यायावर थे जो काठ के खंभों और खूंटों से निर्मित गाय के बाड़ों से घिरे मौसमी छावनियाँ बनाकर रहते थे। इन बाड़ों में वह गोबर लेद जमा करते थे। जब घूमने का समय आता तो छावनियों वाली पूरी ज़मीन पर आग लगा दी जाती और अगले सत्र की छावनियों के लिए उसे साफ कर दिया जाता था।
तो जो ये लोग थे ये यायावर थे, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह रहते थे, ठीक है, जाते थे, घुमंतू लोग थे, ठीक है। और ये क्या करते थे कि ये बाड़े जो है बनाते थे पशुओं को रखने के लिए, ठीक है। और इन बाड़ों में जो है जो गोबर है उनको जमा करते थे, ठीक है। और जब इनका यहाँ से कहीं और जाने का टाइम आता था तो क्या करते थे, इसको ये जो है जला देते थे, ठीक है, पूरी तरह से जला देते थे। फिर अगली जगह जो है जहाँ पे जाते थे तो वहाँ पर जो है दूसरी जो है वो छावनी बना लेते थे, ठीक है। और जो बनाई थी उसको अच्छे से साफ़ कर देते थे, आग लगा के पूरा जो है उसको साफ़ कर दिया जाता था। सो गाइस, आपका ये जो चैप्टर है यूनिट सेकंड जो आपका प्रागैतिहासिक काल है ये कंप्लीट हो गया है। और इसमें हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नवपाषाण और इसके बाद हमने जो है खाद्य उत्पादन का कैसे जो है आरंभ हुआ, ताम्रकाल के बारे में हमने पढ़ा, और जो संस्कृतियाँ थी, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा, और कैसे जो है स्थान पे कैसे सबसे साक्ष्य हमें मिले, ठीक है, इनके बारे में पढ़ा। तो आई होप गाइज ये आपको सब क्लियर हो गया होगा, ये आपका जो यूनिट है ये कंप्लीट हो गया है। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।